अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, चंदू नामी एक लकड़हारा किसी गांव में रहता था। बड़ा मेहनती नौजवान था। दिन भर लकड़ियां काटता, शाम को लकड़ियों का गट्टा उठाकर राजा के यहाँ पहुंचा आता। उससे अपना और अपने नन्हे बच्चे सुंदर का पेट पालता था। एक दिन चंदू लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था कि इत्तफाक से उसे एक पत्थर से ठोकर लगी। चंदू दर्द के मारे बिलबिला उठा, मगर था बहुत नेक दिल शख्स। सोचा ये पत्थर यहीं पड़ा रहा तो शायद किसी और की भी ठोकर लगेगी। ये सोचकर उसने पत्थर को रास्ते से हटा दिया, लेकिन पत्थर का सरकाना था कि उसके नीचे से बहुत बड़ा काला नाग पुकारता हुआ बाहर निकला और चंदू को डस गया। सांप ऐसा जहरीला था कि चंदू बेचारा पानी तक ना मांग सका, वहीं गिरकर ढेर हो गया। सुंदर की माँ उसकी पैदाइश पर ही फौत हो चुकी थी। बाप का सहारा यूं जाता रहा तो दुनिया उसकी नज़रों में अंधेर हो गई। रो रो कर बुरा हाल कर लिया, ना दिन को चैन ना रात को आराम। वो हर वक्त रोता रहता था, लेकिन कौन ऐसा दर्दमंद था जो इसके गम से गमगीन होता और मोहब्बत से उसे तसल्ली देता। मगर खुदा बड़ा कारसाज है। इसने सुंदर को माँ बाप की शफकत से महरूम किया तो इसके लिए राजा के दिल में रहम डाल दिया। राजा ने जब चंदू की अचानक मौत की खबर सुनी तो एक और लकड़हारे को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम सुंदर को अपने पास रखो और अच्छी तरह से इसकी परवरिश करो। इसकी परवरिश का तमाम खर्च हम खुद बर्दाश्त करेंगे। ये लकड़हारा राजा के हुक्म के मुताबिक सुंदर को अपने घर ले आया और इसकी परवरिश करने लगा। सुंदर ज़रा बड़ा हुआ तो उसे लकड़ी पर नक्शो निगार बनाने का काम सिखाने के लिए कारीगर उस्ताद नौकर रखे। उनसे काम सीखकर थोड़े ही अरसे में सुंदर लकड़ी पर ऐसे ऐसे नक्श बनाने लगा कि जो देखता हैरान रह जाता। इस लकड़हारे के यहाँ सुंदर को ऐसा आराम मिला कि वो अपने बाप का गम भूल गया और इस लकड़हारे को ही अपना बाप समझने लगा। इस लकड़हारे की एक लड़की थी, इसका नाम था कमला। ये निहायत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। दोनों हमेशा इकट्ठे खेलते, इकट्ठे ही सैर को जाते। रफ्ता रफ्ता सुंदर को उससे बड़ी मोहब्बत हो गई। एक दिन नन्ही कमला कुएं पर पानी भरने गई तो अचानक उसका रस्सा हाथ से छूटकर कुएं में गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगी। इतने में सुंदर भी फिरता फिराता कुएं पर आन निकला। कमला को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? कमला ने आंसू पूंछते हुए कहा, मेरा नया रस्सा कुएं में गिर पड़ा है, अब मेरी माँ मुझे मारेगी। सुंदर ने शौखी से मुस्कुरा कर कहा, अच्छा होगा, तुम्हें पिटना ही चाहिए। कमला रोते हुए बोली, हाय राम, माँ मेरी जान निकाल लेगी। अच्छे सुंदर, मेरा रस्सा निकाल दो। सुंदर बोला, एक शर्त पर रस्सा निकाल सकता हूँ। कमला ने पूछा, किस शर्त पर? सुंदर बोला, तुम वादा करो कि मेरे साथ शादी करोगी। भोली भाली कमला क्या जाने शादी क्या होती है। वो समझी गुड्डे गुड़िया के खेल की तरह ये भी कोई खेल होगा। बोली, हाँ मैं ज़रूर तुमसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर सुंदर ने फौरन अपनी पगड़ी उतारकर कुएं में लटका दी, लेकिन पगड़ी थी छोटी, पानी की तह तक ना पहुँच सकी। अब क्या किया जाए? पगड़ी कुएं में से निकालकर कमला के दुपट्टे को उसके साथ बांधा और रस्सा कांटों में उलझाकर और सिरे पर कांटे उलझाकर उसे फिर कुएं में लटका दिया। रस्सा कांटों में उलझ गया तो सुंदर ने बहुत एहतियात से उसे ऊपर खींच लिया। कमला रस्सा पाकर बहुत खुश हुई। उसे लेकर घर की तरफ भागने लगी तो सुंदर ने कमला का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने अभी मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ शादी करोगी। पहले अपना वादा पूरा करो, फिर तुम्हें घर जाने दूंगा। आओ इस पेड़ के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। सुंदर की पगड़ी और कमला का दुपट्टा पहले ही से बंधा हुआ था। कमला इस बात को खेल समझकर झट तैयार हो गई और सुंदर का पल्ला पकड़कर पेड़ के गिर्द 7 फेरे ले लिए। उसे क्या मालूम था कि फेरे लेने से क्या होता है। वक्त गुजरता रहा। कमला अब जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जो उसे देखता हैरान रह जाता। राजा के लड़के ने जब कमला की खूबसूरती का हाल सुना तो उसे देखने के लिए आया। कमला को देखना था कि दिलो जान से उसके हुस्न पर फिदा हो गया। घर जाकर बाप से कहा कि मैं तो लकड़हारे की बेटी कमला से ही शादी करूंगा। राजा ये सुनकर बहुत परेशान हुआ।
राजकुमार लकड़हारे की बेटी से शादी करे, ये कैसे हो सकता है? मगर जब मंत्रियों से मशवरा किया तो सबने यही राय दी कि नौजवान राजकुमार की शादी वहीं करनी चाहिए जहां वो करना चाहता है। बस फिर क्या था, बड़ी तगोदो के बाद राजा ने लकड़हारे की बेटी के लिए अपने बेटे का पैगाम भिजवा दिया। कमला के बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो इस ख्याल से फूले न समाता था कि मेरी बेटी होने वाले राजा की रानी बनेगी। कमला को बचपन के सारे खेल भूल चुके थे। वो अब पहले जैसी शौक और चंचल लड़की ना रही थी, सुगड़ और सलीके वाली औरत बन चुकी थी। इस रिश्ते पर उसने खामोशी से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सिर्फ एक सुंदर था जो ये खबर सुनकर उदास था और वो अकेले आंसू बहा रहा था। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हो गईं। दोनों तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। बस शादी की तारीख मुकर्रर होने की देर थी। गांव भर के लोग लकड़हारे की किस्मत पर रशक कर रहे थे। पुराने जमाने में दस्तूर था कि शादी के मौके पर पंडित को लड़की के हाथ या जन्मपत्री दिखाकर पूछा जाता था कि दुल्हा के लिए दुल्हन अच्छी होगी या बुरी। ये सोचकर राजा ने एक नामी गिरामी पंडित को बुलाकर कमला की जन्मपुत्री देखने के लिए भेज दिया कि उसे पढ़कर वो रिश्ते के बारे में राय भी दे सके और शादी की तारीख भी मुकर्रर कराए। कमला गहनों से लदी पंडित जी के सामने एक चौकी पर आकर बैठ गई। पंडित जी ने इसका हाथ देखते ही एकदम छोड़ दिया। हे राम, इसकी तो शादी पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर कमला और उसके बाप पर तो गोया बिजली सी गिर पड़ी। शादी हो चुकी है? शादी कैसे हो सकती है? कमला का बाप लुढ़कड़ाता हुआ आगे बढ़ा। पंडित जी महाराज, मुझे यूं बर्बाद ना कीजिए। ऐसा लगता है आपको हिसाब लगाने में धोखा हुआ है। मेरी कन्या तो अभी कुंवारी है। दोबारा गौर से लड़की का हाथ देखिए। पंडित जी ने सर हिलाते हुए कहा, मुझसे कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम जिसका नमक खाते हो उसी से धोखा करते हो। एक ब्याही हुई औरत की शादी राजकुमार से कैसे हो सकती है? ये सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, तेरी शादी किससे हुई है? कमला बेचारी हैरान थी। बाप के गुस्से को बर्दाश्त न कर सकी और गिरकर बेहोश हो गई। बाहर लोग जमा थे। वो शोर सुनकर अंदर आ गए। सुंदर भी वहीं मौजूद था। इसने आगे बढ़कर कमला को उठा लिया, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो कमला ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही पहली सूरत जो उसे नजर आई वो सुंदर की थी। सुंदर को देखते ही गुजरे वाकयात उसकी आंखों में फिर गए। बचपन का जमाना और भूले बिसरे खेल याद आ गए, क्योंकि उन दोनों ने एक रोज एक दूसरे का पल्लू पकड़कर पेड़ के गिर्द 7 फेरे लगाए और शादी की थी। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गईं। इसने सारी बात पंडित को सच सच बता दी और कहा, पंडित जी, वो तो सिर्फ खेल था, बचपन का खेल। ये दास्तान सुनकर पंडित उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटी, ब्याह खेल नहीं होता, वो सचमुच का बंधन होता है। अब तुम्हें सुंदर ही की पत्नी बनकर रहना होगा। कमला का बाप गुस्से के मारे खड़ा कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से गुस्सा दबाकर सुंदर से बोला, तुमने मेरे एहसानों का बदला यूं अदा किया? सुंदर चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। कमला के बाप ने गरजते हुए कहा, सुंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ, कमला को साथ लेकर दोनों मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। कमला रोती हुई उठी और सुंदर का दामन पकड़कर बाप के घर से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंचे। कई दिन के सफर से नढाल हो रहे थे। सामने एक सराय नजर आई तो उसमें दाखिल हो गए। सराय की मालिक भटियारी से पूछा, यहाँ ठहरने का ठिकाना मिल सकता है? सराय की भटियारी एक चलता पुर्जा थी। बोली, ठिकाना क्यों ना मिलता? किराए और अपने खाने पीने का दाम अदा करो और जितने दिन चाहे ठहर जाओ। सुंदर बोला, बड़ी भी, मेरे पास अदा करने के पैसे तो नहीं हैं। यहाँ काम करके जो कुछ कमाऊंगा उससे तुम्हारा हिसाब भी चुकता करता रहूंगा। भटियारी ने पूछा, क्या काम कर लेते हो? सुंदर बोला, मैं लकड़ी पर नक्शो निगार बनाता हूँ। भटियारी कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर बोली, अच्छा तो ये बात है कि जो कुछ तुम बनाओ वो मुझे दे दिया करो। मैं खुद उसे बेचकर अपने पैसे रख लिया करूंगी और जो कुछ बचेगा तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगी। सुंदर को उस वक्त सर छुपाने का ठिकाना चाहिए था। वो जल्दी से बोला, मुझे मंजूर है।
भटियारी ने कोठड़ी दे दी और उसमें दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। सुंदर ने काम शुरू कर दिया। हर रोज लकड़ी की बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाकर भटियारी को दे देता। वो इन चीजों को बाजार में बेचती और इनके सारे दाम खुद रख लेती। सुंदर पूछता कि मेरी चीजों की कितनी कीमत मिली, तो भटियारी कह देती कि जो कुछ मिला वो हिसाब में पूरा हो गया, तुम्हें देने को कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर सुंदर खामोश हो जाता। एक रोज कमला ने सुंदर से कहा, बदन के कपड़े तार तार हुए जा रहे हैं, पैसा एक भी नहीं बचा कि नए कपड़े लिए जाएं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? यहाँ काम के अच्छे दाम नहीं मिलते, तो आओ किसी दूसरे शहर में चलकर तकदीर आजमाएं। सुंदर और कमला ने वहां से रुखसत होने की तैयारी की तो भटियारी घबरा गई। सोचा आमदनी की जो सूरत बनी हुई थी वो बंद हो जाएगी। अकेले में कमला को समझाने बैठ गई कि बेटी, लकड़ी के काम के तो यही दाम हर शहर में मिलेंगे। ज्यादा आमदनी की ख्वाहिश है तो अपने मियाँ से कहो कि जंगल से जाकर संदल की लकड़ी लाए और उसकी चीजें बनाए, उनके दाम अच्छे मिल जाया करेंगे। सुंदर और कमला ने आपस में मशवरा किया। बहुत देर गौर करने के बाद कि किसी दूसरे शहर में जाना बेकार है। सफर की तकलीफें उठाने के बाद वहां भी अगर दाम यही मिले तो बड़ा अफसोस होगा। बेहतर यही है कि इसी शहर में ठहरकर संदल की लकड़ी की चीजें बनाई जाएं। ये तय करके सुंदर ने भटियारी से पूछा कि संदल की लकड़ी कहाँ से मिलेगी। भटियारी बोली, इस शहर के पीछे एक बहुत घना जंगल है, उसके दूसरे सिरे पर संदल के पेड़ खड़े हैं, वहां से जाकर ले आओ। सुंदर बोला, मैं कल ही लकड़ी की तलाश में रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी का ख्याल तुम्हें रखना होगा। अगले रोज सुबह सवेरे सुंदर उठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल के किनारे का हिस्सा बहुत सरसब्ज और खुशनुमा था, लेकिन सुंदर जो ज्यादा अंदर गया जंगल बहुत घना और अंधेरा होता चला गया। अब तो उसमें ज्यादा आगे जाते हुए भी खौफ आता था और उस पर जंगली जानवरों का खौफ उसका खून खुश्क कर रहा था। सुंदर अपना कुल्हाड़ा उठाए डरते डरते आगे बढ़ा जा रहा था। वो चलते चलते बहुत दूर निकल गया, लेकिन जंगल किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रहा था। कुछ और आगे बढ़ा तो देखा पानी का एक बहुत बड़ा जोड़ है और इसके चारों तरफ दरख्तों के झुंड खड़े थे। सुंदर ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि भटियारी ने मुझे खामखा मुसीबत में डाल दिया। मजबूर होकर वो वापस लौटने ही वाला था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। सुंदर ने बड़े अदब से उसके पैरों को छुआ और उसके सामने खामोश होकर बैठ गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा तू इस जंगल में कैसे आ गया? सुंदर बोला, मुझे संदल की जरूरत यहाँ ले आई। साधु बोला, संदल का जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। अगर तुझ में हौसला है तो अपने दाएं हाथ की तरफ सीधा चला जा। सुंदर ये सुनकर परेशान हुआ कि संदल का जंगल अभी बहुत दूर है, मगर फिर सोचा जब इतनी दूर आ गया हूं तो खाली हाथ क्यों लौटूं। जिस तरफ जाने के लिए साधु ने कहा था वो उसी तरफ चल पड़ा। कई दिन सफर करता रहा, जंगल के फल और जड़ी बूटियां खाकर पेट भरता, नदियों और चश्मों का पानी पीता और फिर चल पड़ता। कई रोज मुसीबतें झेल कर आखिर संदल के जंगल में पहुंच गया। संदल के जंगल से सुंदर ने बहुत सी लकड़ियां काटी, जंगली बेलें लपेटकर इनका बहुत बड़ा गट्ठा बनाया और उसे सर पर रखकर वापस चल पड़ा। अकेला आदमी, सर पर बोझ, वो थोड़ी दूर चलता और थोड़ी देर आराम करता। एक रोज यूं ही एक झील के किनारे लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखकर वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठा हुआ था कि अचानक उसे जंगल में से एक औरत की चीखों की आवाज सुनाई दी। ये लकड़ियां वहीं छोड़कर कुल्हाड़ा उठाकर उसी तरफ लपका जिधर से चीखों की आवाज आ रही थी। वो थोड़ी ही दूर गया था कि देखा एक शेर ने हिरनी को पकड़ रखा है और उसका काम तमाम करने ही वाला है। सुंदर ने आओ देखा ना ताओ कुल्हाड़ा उठाकर शेर पर हमला कर दिया। शेर ने हिरनी को तो छोड़ दिया और गजबनाक होकर सुंदर पर पल पड़ा। सुंदर शेर पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़े से वार कर रहा था। शेर जरा सी देर में ठंडा हो गया, लेकिन शेर ने लड़ने में सुंदर को कई जख्म आ गए और इनसे बहुत सा खून बह जाने के बायस सुंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुंदर होश में आया तो उसने देखा वो एक झोपड़ी में पड़ा था और एक बुढ़िया उसके करीब बैठी उसे फिक्रमंद नजरों से देख रही थी।
सुंदर ने दर्द से बिलबिलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया बोली, मेरा मियाँ लकड़हारा था जो मर चुका है। मैं अकेली अब इस झोंपड़ी में रहती हूँ। जंगल की जड़ी बूटियाँ जमा करके साल में 1-2 बार बस्ती में चली जाती हूँ और उन्हें बेच आती हूँ। उनके बेचने से जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट पालती हूँ। सुंदर ने दर्द के मारे आंखें बंद करके पूछा, और मैं यहाँ कैसे आया? बुढ़िया बोली, मेरी हिरनी पर शेर ने हमला कर दिया था। मैंने बेख्तियार होकर शोर मचाया। तुम शायद आसपास कहीं मौजूद थे। मेरी आवाज़ सुनकर तुम आ गए और शेर को मारकर मेरी हिरनी को बचा दिया। शेर से लड़ने में तुम जख्मों से चूर चूर होकर गिर पड़े थे। मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में उठा लाई। सुंदर ने उठना चाहा, मगर बुढ़िया ने रोक दिया और बोली, तुम्हारे जिस्म से बेहद खून निकल चुका है। तुम्हें अब हिलना जुलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जख्मों पर एक जंगली बूटी पीस कर लगा दी है। उम्मीद है उससे जख्म भर जाएंगे। सुंदर यहाँ कई रोज तक बीमार पड़ा रहा और बुढ़िया उसकी तीमारदारी करती रही। सुंदर को रुखसत हुए बहुत से दिन गुजर गए तो भटियारी बड़ी परेशान हुई। दिल में कहने लगी कि सुंदर की वजह से जो आमदनी होती थी वो तो बंद हो गई और कमला को खिलाने पिलाने का खर्च मेरे सर पड़ गया। किसी तरह इस लड़की से निजात पानी चाहिए। कमला खूबसूरत तो थी ही। भटियारी ने सोचा, इसे किसी के हाथ बेच दिया जाए तो इसकी अच्छी कीमत वसूल हो जाएगी। शहर का एक सौदागर पर्दा फरोशी का काम किया करता था। इससे मिलकर भटियारी ने कमला को बेचने की बातचीत की। सौदागर बोला, कीमत तो मैं लड़की को देखने के बाद लगाऊंगा। भटियारी ने सराय में वापस आकर कमला से कहा, तुम हर वक्त सुंदर की याद में उदास बैठी रहती हो। आओ आज तुम्हें एक जगह मिलाने के लिए ले चलूं। घर से निकलकर और मिलजुल कर तुम्हारा दिल बहलेगा। कमला का जी कहीं जाने को नहीं चाहता था, लेकिन भटियारी ने मजबूर किया तो वो उसके साथ तैयार होकर चल पड़ी। भटियारी ने उसे अपने भड़कीले कपड़े निकाल कर पहनाए और बना संवार कर सौदागर के यहाँ ले गई। कमला को अंदर सौदागर की बीवी के पास बिठा दिया और आप बहाने से उठकर बाहर सौदागर के पास आ गई। उसे साथ लाकर दरवाजे में से कमला की शक्ल दिखाई। सौदागर ने देखा कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। राजा के यहाँ दासी बनाकर बेचा तो मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ये सोचकर उसने माकूल कीमत भटियारी के हवाले की। भटियारी कीमत वसूल करके बाहर आ गई और अपने सराय की तरफ चल पड़ी। भटियारी बहुत देर तक जब वापस अंदर ना आई तो कमला ने सौदागर की बीवी से कहा, जरा बाहर जाकर तो देखिए कि वो भटियारी कहाँ गई। सौदागर की बीवी ने वापस आकर बताया कि वो तो वापस चली गई और तुम्हें तो मेरे मियाँ के यहाँ भेज गई। कमला ने ये सुना तो अपना सर पीट लिया। 2-3 रोज बाद सौदागर कमला को लेकर बेचने के लिए राजा के महल को चल पड़ा। राजा ने कमला को देखा तो बहुत पसंद किया। जब अपने राजकुमार से कमला का रिश्ता करना चाहा तो राजा ने खुद कमला को ना देखा था। उसने सौदागर को मुंह मांगी कीमत देकर रुखसत कर दिया। राजकुमार की शादी अब एक राजकुमारी से हो चुकी थी। राजा ने हुक्म दिया कमला को राजकुमारी की दासियों में शामिल कर दिया जाए। कमला महल में दासी बनकर रहने लगी। बड़ी मेहनत से अपना काम करती। चंद ही रोज में राजकुमारी की नजरों में चढ़ गई। वो कमला को उदास देकर अक्सर पूछती, तुम्हें किस बात का गम सताता है? लेकिन कमला हमेशा उसकी बात टाल जाती। उधर सुंदर जब तंदुरुस्त हो गया तो उसने बुढ़िया की मोहब्बत और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और संदल की लकड़ी का गट्ठा उठाकर वापस रवाना हो गया। वो काफी अरसा चलने के बाद सराय में पहुंचा तो क्या देखता है कि कमला गायब है। भटियारी से पूछा, कमला कहाँ है? भटियारी बोली, मैं क्या जानूं कहाँ है। मैंने तो तुम्हारे पीछे उसे बहुत मोहब्बत से रखा था। एक अरसे तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही। उसके बाद एक रोज वो अचानक गुम हो गई। सुंदर ने जब ये सुना तो भौंचका रह गया। घबरा कर बोला, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूँ। भटियारी बिगड़कर बोली, तलाश में पीछे निकलना बाद में, पहले मेरा हिसाब चुकता करो। मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में इतने दिन तुम्हारी बीवी को खिलाया पिलाया, उसके दाम मुझे कौन देगा? हिसाब चुकाने के लिए सुंदर गरीब के पास क्या धरा था। बोला, कमला मिल गई तो उसे लेकर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। संदल की लकड़ी बहुत सारी साथ ले आया हूँ। उसकी चीजें बनाकर चंद रोज में ही तुम्हारा हिसाब साफ कर दूंगा। भटियारी बोली,
कौन जाने कमला कहाँ चली गई और उसकी तलाश में कितना वक्त लगे। मैं इतनी मुद्दत कैसे सब्र कर सकती हूँ। पहले संदल की लकड़ी की चीजें बनाकर मुझे दो, उसके बाद तलाश में जहाँ जी तुम्हारा चाहे चले जाना। सुंदर गरीब को उसके सिवा कोई चारा नजर ना आया कि भटियारी की सराय में ठहरे और कर्ज का जो हिसाब वो बताती है संदल की चीजें बनाकर वो पूरा करे। सुंदर सारा सारा दिन कमला की याद में आंसू बहाता संदल के पंखे बनाया करता। कमला उसके ख्याल में बसी हुई थी। वो पंखों के किनारे पर कमला ही का नाम लिख लिख कर खुशनुमा बैल बना देता। भटियारी इन पंखों को राजा के रानूस में जाकर राजकुमारी के हाथ बड़े महंगे दामों बेच आती। वापिस आकर सुंदर से कह देती कि औने पौने दामों बेच आई हूँ, सारा रुपया तुम्हारे हिसाब किताब में पूरा हो गया। उधर राजकुमारी को संदल के ये पंखे बहुत पसंद आए। अव्वल तो बहुत शानदार, फिर उन पर काम निहायत खुशनुमा, और ऊपर से ये खूबी, इधर पंखा हिलाया उधर संदल की खुशबू से सारा कमरा महक उठा। सुंदर जितने भी पंखे बनाता सारे के सारे राजकुमारी ही भटियारी से ले लिया करती थी। एक दिन कमला के काम से खुश होकर राजकुमारी ने इनाम में संदल का एक पंखा उसे दे दिया और बोली, तुम अपने कमरे में उदास और गमगीन पड़ी रहती हो, इस पंखे की खुशबू से तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इस पंखे की हवा तुम्हारे दिल को खुश कर देगी। कमला ने शुक्रिया अदा करके बड़े अदब से पंखा ले लिया और अपने कमरे में चली गई। वहां पंखे को देखा तो उसकी बेल में अपना नाम लिखा पाया। कमला समझ गई ये काम मेरे सुंदर का बनाया हुआ है। खुशी की एक चीख उसके मुंह से निकल गई। आसपास से दूसरी दासियां भागी हुई ये देखने आईं कि कमला ने चीख क्यों मारी, और आकर क्या देखती हैं कि कमला पंखे को चूम चूम कर आंसू बहा रही थी। सबने कमला से पूछा, कमला तुम्हें क्या हुआ? मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। दासियों ने इस बात की खबर राजकुमारी को कर दी। राजकुमारी ने कमला को अपने हुजूर बुलवाया और पूछा, तुम पंखे को चूम चूम कर क्यों रोती हो? कमला जवाब देने ना पाई थी कि राजकुमार वहां आ पहुंचा। इसने कमला को देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो लकड़हारे की वही लड़की है जिससे मैं कभी शादी करना चाहता था। इसने हैरान होकर पूछा, कमला तुम यहाँ कैसे? राजकुमार ने कमला को पहचाना तो राजकुमारी हैरान रह गई और पूछा, इस लड़की को आप कब से जानते हैं? राजकुमार बोला, मैं फिर कभी अकेले में बताऊंगा, मैं इस लड़की को कब से जानता हूं। राजकुमार के इसरार पर कमला ने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक राजकुमार को सुना दी। राजकुमार बोला, वो एक भटियारी ही है जो संदल के पंखे लाकर मेरे यहाँ बेच जाती है। राजकुमार ने उसी वक्त भटियारी को बुलवाया। वो हाजिर हुई तो पूछा, जो पंखे तुम राजकुमारी को बेचती हो वो किसके बनाए हुए होते हैं? भटियारी ने पहले तो इस बात का जवाब टालना चाहा। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सुंदर को खुद नौकर रखकर मेरी आमदनी बंद ना करा दे। लेकिन राजकुमार ने जब उसे डांटा तो उसने डरकर बता दिया कि मेरी सराय में एक मुसाफिर रहता है, वही मुझे पंखे बनाकर दे देता है। राजकुमार ने उसी वक्त सिपाही भेजकर सुंदर को बुलवा लिया। सुंदर के आने के बाद कमला को भी लाया गया। कमला आते ही बेख्तियार होकर सुंदर से लिपट गई। उधर ये नज़ारा देखकर भटियारी का खून इस डर से खुश्क हो गया कि अब मेरी कारस्तानियों का भांडा फूट जाएगा। राजकुमार ने सवाल करके सारी बात का पता लगा लिया कि भटियारी किस तरह शुरू से कमला और सुंदर को लूटती रही, और ये भी पता लगा लिया कि किस तरह कमला को बेचकर इस भटियारी ने रुपया कमाया, और किस तरह पंखे बड़ी बड़ी कीमत पर राजकुमारी के यहाँ फरोख्त करके सारा रुपया खुद हजम कर लेती है। चुनाचा राजकुमार के हुक्म पर भटियारन को धोखाधड़ी के जुर्म में सजा मिली। जो रुपया पैसा इसने सुंदर और कमला से दगाबाजी करके हासिल किया था वो सुंदर और कमला को मिल गया। राजकुमार ने उन्हें अपने पास से बहुत सारा रुपया दिया और मियाँ बीवी दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। शुक्रिया।